वहीं पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आप सोचते हो और किलो कैलोरी में ट्रांसफर करना चाहते हो। ये एक्चुअली में रीजन है बच्चों। किसका रीजन है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ये ट्रेंड प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। करेंगे फॉस्फोरस और सल्फर में मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। इसके बाद हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद एट्रियम, उसके बाद लैंथनम। लेफ्ट टू राइट पर का ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। तो इस वाले केस में साइज ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा होगा, मतलब ग्रुप 2 से ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 16 की होगी। कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो फ्लोरीन, उसके बाद होगा ऑक्सीजन और हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में टोटल 5 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको पढ़ाया था एटॉमिक रेडियाई के बारे में और साथ साथ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसको भी मैंने कवर करा दिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। जो बच्चे लास्ट लेक्चर को नहीं देखे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले लास्ट लेक्चर को कवर करें, उसके बाद ही आज के लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो चलो बिना देरी किए हुए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग समझते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है क्या? जैसे मान लो ये हमारे पास एटम है और एटम के हर एक सेल में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि इस सेल में इलेक्ट्रॉन है 1, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है 1 और इसमें भी इलेक्ट्रॉन है 1, मतलब आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन आपको मैंने दिखा रहा है। अब क्या करना है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालनी है। इस इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर निकालनी है। भाई, इलेक्ट्रॉन ऐसे डायरेक्ट बाहर थोड़ी निकलेगा। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। अब जैसी एनर्जी आप सप्लाई करोगे तो ये वाला आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक। अच्छा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी आपका सॉलिड स्पीसीज से डायरेक्ट नहीं निकलेगा। सबसे पहले सॉलिड को आपको गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अगर डिफाइन करना हो तो क्या कह सकते हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी which required to ejection of outermost electron from isolated gaseous element, elements called ionization enthalpy। अच्छा, इसी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं बाबू, है ना? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी के डेफिनेशन में आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट बोलना मस्ट है। क्यों ऐसा? क्योंकि सॉलिड मेटल से या सॉलिड एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन कभी भी डायरेक्ट रिमूव नहीं होते। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है। सबसे पहले उस सॉलिड स्पीसीज को आपको गैसियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहां पे एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी removed directly from solid species. First V converts into gaseous state।
गैसियस स्टेट। तो सबसे पहले इसको आपको गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि मेटल है M, अभी ये सॉलिड स्टेट पर है, तो इससे कभी भी इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट नहीं निकलेगा। सबसे पहले इस सॉलिड स्पीसीज को आपको गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अब आइसोलेटेड गैसियस मेटल हो चुका है। अब क्या करो कि कुछ एनर्जी अप्लाई करो यहां पे, तो इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो जो एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो जिससे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। कंडीशन याद रखना, आइसोलेटेड गैसियस स्पीसीज ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए एनर्जी को सप्लाई किया है, और आपको पता है कि जब भी किसी स्पीसीज पर एनर्जी सप्लाई करी जाती है तो उसको हम लोग एंडोथर्मिक के नाम से जानते हैं, और जब भी किसी स्पीसीज या रिएक्शन के दौरान कुछ एनर्जी रिलीज कर जाता है तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक नाम देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए एनर्जी को दिया है, तो देने वाले एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? एंडोथर्मिक नाम देते हैं। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक प्रकार का एंडोथर्मिक नेचर का होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक इन नेचर। अरे ऐसा क्यों हुआ बच्चों? दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए आपने एनर्जी दिया है। नाउ चूंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक प्रकार का एनर्जी है, तो इसके पास कुछ यूनिट होंगे, है ना? इसकी क्या क्या यूनिट पॉसिबल है? एक तो इसका यूनिट आप ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या फिर आप चाहें तो किलो जूल पर मोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो किलो कैलोरी पर मोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो सारे यूनिट है ना, एक दूसरे से इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। कैसे? अगर मैं बात करूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की, तो ये बराबर होती है 96.4 किलो जूल पर मोल के बराबर। वहीं पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आप सोचते हो और किलो कैलोरी में ट्रांसफर करना चाहते हो, तो ये होता है लगभग 23.1 किलो कैलोरी पर मोल। तो सिंपल सा आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके यूनिट को एक दूसरे से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सा डेफिनेशन है और पॉइंट है जो आपको माइंड में बना के रखना पड़ेगा। इसको फटाफट कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहने का मतलब है कि आपको एलिमेंट से कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का मतलब, जैसे मान लेते हैं अभी ये मेटल सॉलिड स्टेट पर है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता। सबसे पहले आपको इसे गैस में कन्वर्ट करना होगा। नाउ अब इस गैसियस स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं आप। मान लेता हूं मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो एक पॉजिटिव बन जाएगा, ऐसा। अब एक इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाला तो वैसे सिचुएशन पर बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मैं यहीं तक नहीं रुका और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा दिया। इस बार इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? यहां से रिमूव होगा, मतलब M+, इससे भी मैंने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो ये M+2 में कन्वर्ट हो गया। अब चूंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन आपने निकाला है तो इसके लिए हम लोग टर्म देंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या नाम देंगे बच्चों? सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, अभी भी आप नहीं रुकते हैं और फिर से कुछ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। इस बार इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? M+2 से। मैंने यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो बच्चों यहां पे M+3 बन जाएगा। इस बार थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुकी है तो आप इसको थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाम देंगे।
कर सकते हैं। तो कंटिन्यूअस फॉर्म में अगर आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो ना, उसके लिए हमारे पास टर्म लगाया जाता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं टू कंटिन्यूअसली रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूविंग ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन from isolated gaseous element is termed as successive removal of electron which gives successive ionization enthalpy. Successive ionization enthalpies. ठीक, नाउ यहां पे कुछ चीजें हैं जो आपको माइंड में रखना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो मैं साइज की बात करता हूं, ठीक है, तो इन सारे आयंस में से सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? आपको याद होगा लास्ट लेक्चर मैंने बताया है कि जितना कम पॉजिटिव चार्ज साइज उतनी ही बड़ी होती है, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतने ही साइज में छोटे होते हैं। मतलब साइज में M+ सबसे बड़ा होगा, उसके बाद M+2, उसके बाद M+3। सही है। और अगर यहीं पे आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करते हैं तो ये साइज का ठीक रिवर्स होता है। ठीक है ना, ये साइज का क्या होता है? रिवर्स होता है। साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। सही बात है। अगर मान लो साइज छोटा है, मान लेते हैं कि साइज आपका छोटा है, सपोज कर लो कि ये आपके पास एक स्पीसीज है और ये आपके पास दूसरे स्पीसीज है। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ये हो गया न्यूक्लियस, यहां पे न्यूक्लियस और यहां पे इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखो यहां पे इंटरेक्शन बहुत मजबूत होगा, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहां पे इंटरेक्शन थोड़ा क्या होगा? कमजोर होगा, क्योंकि साइज बड़ा है सर। भाई दूरी जैसे जैसे बढ़ते जाएगी इंटरेक्शन फोर्स कम होता जाएगा ना, और अगर इंटरेक्शन फोर्स कम है तो थोड़ा बहुत ही एनर्जी आप सप्लाई करोगे, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा। यानी कि साइज बड़ा होने से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। तो ध्यान देना, साइज और आयनाइजेशन एंथैल्पी एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो साइज ये सबसे बड़ा था तो आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे छोटा होगा। साइज ये सबसे छोटा था तो आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे बड़ा होगा। मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी में थर्ड वाला सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद होगा बच्चों सेकंड वाला, और उसके बाद होगा बच्चों फर्स्ट वाला। और अगर मान लेते हैं मैं Z इफेक्टिव सोच लूं, तो आपको यह भी बात मालूम है कि Z इफेक्टिव जो होता है, Z इफेक्टिव दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। लास्ट लेक्चर में मैं बता रखा हूं। तो साइज अगर ज्यादा है तो Z इफेक्टिव क्या होगा? कम होगा। साइज किसका ज्यादा है? M+ की, मतलब इसकी Z इफेक्टिव सबसे कम होगी। और साइज सबसे छोटा है M+3 का, इसका Z इफेक्टिव सबसे ज्यादा होगा। मतलब Z इफेक्टिव थर्ड वाले का ये सबसे ज्यादा होंगे, उसके बाद Z इफेक्टिव होगा सेकंड वाला, और उसके बाद होगा Z इफेक्टिव फर्स्ट वाला। ये एक्चुअली में रीजन है बच्चों। किसका रीजन है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ये ट्रेंड होने का। समझ रहे हो बात को? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको माइंड में बना के रखना पड़ेगा। ये वाला बात तो समझ गए होगे, इसलिए मैं इसको रब कर दे रहा हूं। बस ये वाला ध्यान देना कि साइज बढ़ने से आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होंगे, और साइज बढ़ने से Z इफेक्टिव क्या होता है? कम हो जाता है। क्लियर बात है? इसको फटाफट कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वैसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को डिस्टर्ब कर सकता है, चेंज कर सकता है? तो सबसे पहला फैक्टर निकल करके आता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को बच्चों हम लोग Z के साथ दिखाते हैं।
है ना। अगर मान लो एटॉमिक नंबर आप सोचते हो तो एटॉमिक नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दैट मींस एटॉमिक नंबर बढ़ने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होता है आपका बढ़ता है। यानी कह सकते हैं ऐसा कि अगर Z बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगा बढ़ेगा, और Z अगर कम हो रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगा कम होगा। ये पहला फैक्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद एक फैक्टर आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको हम लोग Z इफेक्टिव कहते हैं बच्चों, Z इफेक्टिव, है ना। और Z इफेक्टिव जो है ये भी आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी को चेंज कर सकता है, ठीक है। अभी भी आप देख चुके हो जब मैंने रिलेशन दिखाया या रिलेट करके बताया, आप देखो यहां पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, दैट मींस Z इफेक्टिव भी क्या है ज्यादा, या फिर रिवर्स करके कह सकते हो कि Z इफेक्टिव ज्यादा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो चुका है ज्यादा हो चुका है। इसका मतलब Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा। मतलब अगर Z इफेक्टिव बढ़ता है बच्चों तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगा, और Z इफेक्टिव कम होता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ये हो गया आपके पास दूसरे फैक्टर। तीसरा फैक्टर जो निकल करके आता है वो है शील्डिंग इफेक्ट। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग पहले के क्लासेस में, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट, इसको हम लोग इसके साथ दिखाते हैं सिग्मा के साथ, है ना। तो जो शील्डिंग इफेक्ट है दैट इज SE, दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ाते हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको कम हो मिलेगा, और अगर शील्डिंग इफेक्ट कम करते हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आता है नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल को बच्चों हम लोग N के साथ दिखा रहे हैं। नंबर ऑफ शेल दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक। आपको पता है कि अगर सेल बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ता है तो साइज बढ़ेंगे आपके, और साइज अगर बढ़ते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होंगे कम होंगे। अभी जस्ट मैंने बताया था कि साइज और आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक दूसरे का रिवर्सिबल होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बनाता है ना। और अगर शेल कम रखते हैं तो साइज भी आपका क्या होगा कम होगा, और वैसे सिचुएशन पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएंगे ज्यादा। तो आप इसके अकॉर्डिंग सोच सकते हैं कि साइज जो होगा दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कर सकते हो। ये हमारे पास 4 फैक्टर हैं, और भी 2 फैक्टर है, पहले आप इसको कॉपी करो। फैक्टर माइंड में रखना, क्योंकि जब आप ट्रेंड पता करोगे ना तो इसी सारे फैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है। फटाफट इसको जरा कॉपी करो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग के पास एक और फैक्टर है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है कि अगर कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड होता है या कॉन्फ़िगरेशन फुल फिल्ड होते हैं तो वो कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है, और एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद नहीं करता है। तो वैसे सिचुएशन पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो यहां पे एक पॉइंट में लिख रहा हूं, हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन provides the extra stability hence high ionization enthalpy, ठीक है। इसको एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझ लेते हैं बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पे कंसीडर कर लेता हूं नाइट्रोजन को, और एक कंसीडर कर लेता हूं ऑक्सीजन। आपको पता है कि नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7 होती है और ऑक्सीजन कितनी होती है 8। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 होगा, 2s2 होगा और 2p3 होगा।
यहां पे कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगी, 1:2, 2:2 और 2p क्या होगी, 4 होगी। आप अगर नोटिस करते हैं तो यहां पे p पे 3 इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटल पे 3 इलेक्ट्रॉन है। दिस इज अ हाफ फील्ड, ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी कि अगर आप ट्रेंड पता करते हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड पता करते हो, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, फास्फोरस है, सल्फर है, आर्सेनिक है और सिलिकॉन। अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, क्यों, ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। फास्फोरस की भी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू सल्फर, और आर्सेनिक की भी ज्यादा होगी। क्यों ऐसा, क्योंकि इस वाले केस में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा। तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जहां भी दिखेगा समझ जाना वो कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल हो चुका है, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा मानना है आपको, ठीक है। इसके बाद एक और इफेक्ट निकल करके आता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर। देखो पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा s ऑर्बिटल की होती है, और उसके बाद होती है p ऑर्बिटल की, उसके बाद d ऑर्बिटल की, और उसके बाद f ऑर्बिटल की। यानी जहां पर सिर्फ s ऑर्बिटल इंवॉल्व होगा कॉन्फ़िगरेशन पर, उसमें बोलेंगे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर है, और पेनिट्रेशन पावर ज्यादा मतलब उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या मानी जाएगी, ज्यादा मानी जाएगी। तो आप ऐसे कहते हैं ना, मोर पेनिट्रेशन पावर, मोर पेनिट्रेशन पावर इफेक्ट, इफेक्ट provides more ionization enthalpy, more ionization enthalpy। इसको भी समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दिया गया बच्चों एक बेरिलियम और दूसरा दिया गया बोरोन, ठीक है। बेरिलियम की एटॉमिक नंबर कितनी है, 4, और बोरोन की कितनी होती है, 5। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1:2 होगा और यहां पे 2:2 होगा, यहां पर क्या होगा, 1:2, 2:2 और 2p1। तो आप यहां पे देखो, यहां पे सिर्फ s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, यानी सिर्फ s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, दैट मींस यहां पे पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है। यहां पे p आ चुकी है ना, तो पेनिट्रेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो यहां पे पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है, और पेनिट्रेशन ज्यादा मतलब उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो आप कह सकते हो इस वाले केस में मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट, मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। और मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट कहने का मतलब इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। दैट मींस मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी अगर आप कंपेयर करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी को बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, और यहां पे लेते हैं बोरोन, एल्युमिनियम और गैलियम। अगर मान लेते हैं इन तीनों में, तो बेरिलियम का बोरोन से क्या मिलेगा आपको, ज्यादा, ड्यू टू मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट। उसी तरीके से एल्युमिनियम से मैग्नीशियम का ज्यादा होगा, और गैलियम से कैल्शियम का क्या होगा, ज्यादा होगा। कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड को चेक करने के लिए काम में आएगा। कर सकते हो, इसको फटाफट कॉपी करो, उसके बाद हम इसके ट्रेंड्स को देख लेते हैं, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को डिस्कस करना है ट्रेंड्स। सबसे पहला ट्रेंड्स हम लोग देखने वाले हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या फिर अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड। जैसे अगर लेफ्ट टू राइट का कॉन्सेप्ट मैं लेके चलूं, सपोज लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गए, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, और उसके बाद क्या होगा, नियोन होगा। ये मान लेते हैं हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट जब आप मूव कर रहे हो, इधर से इधर मूव कर रहे हो, तो क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहला तो आपका साइज डिक्रीज करता है, साइज आपका डिक्रीज करता है, और साइज डिक्रीज होने से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, बढ़ता है। ये पहला चीज है ना। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहां पे लिख लेता हूं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में क्या हो रहा है बच्चों, साइड डिक्रीज कर रहा है, जिस वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, बढ़ रही है। आप लिख सकते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस और क्यों, ड्यू टू साइज डिक्रीजेस विथ सम इररेगुलरिटीज, कुछ प्रॉब्लम्स आएगी यहां पे। और कहां कहां पे प्रॉब्लम आएगी देखना जरा। सबसे पहला प्रॉब्लम आप फेस करोगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, ये सबसे पहला प्रॉब्लम फेस करेंगे हम, ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरा प्रॉब्लम मिलेगी हमारे पास बेरिलियम और बोरोन के बीच में, और यहां पे क्यों मिलेगी, ड्यू टू पेनिट्रेशन पावर। और एक आएगी नियोन की, आपको पता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग नोबल गैस हैव फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हेंस हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहां पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या मिलेगी बच्चों, ज्यादा मिलेगी नियोन के केस में। इसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला में प्रॉब्लम आएगा, नाइट्रोजन की ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, क्यों, ड्यू टू स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, है ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन ये आपको ज्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। सिर्फ इन्हीं दोनों में कंपेयर करना है आपको, ड्यू टू स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। फिर एक प्रॉब्लम फेस करेंगे हम लोग बच्चों, कहां पर, यहां पे बेरिलियम और बोरोन के केस में। ठीक है, बेरिलियम पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बोरोन, तो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन से क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम ये आपको ज्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरोन, ड्यू टू मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट यहां पे क्या मिलेगा, ज्यादा। यानी अगर आप ऑर्डर निकालते हो, ऑर्डर क्या मिलेगा देखो, तो आपको करना क्या पता है, ये जो बोरोन है ना बेरिलियम के पीछे रख देना, और यहां पे ऑक्सीजन को नाइट्रोजन के पीछे रख देना, बस। अब चेक कर दो तो लिथियम से ज्यादा हो जाएगा बोरोन, इससे ज्यादा होगा बेरिलियम, इससे ज्यादा कार्बन, इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद फ्लोरीन, और लास्टली नियोन है ही आपका। ये आपका ट्रेंड मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान देना नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला केस में और बेरिलियम और बोरोन वाला केस में। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग यहां से, पीरियड नंबर 3 की बात कर लो आप। ठीक है, ये सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम के बाद मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इसके बाद हो गया सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और ये हो गया आर्गन। अगेन प्रॉब्लम कहां पे आप फेस करोगे, सबसे पहला आप प्रॉब्लम फेस करोगे मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में पेनिट्रेशन की वजह से, और दूसरा प्रॉब्लम फेस करेंगे फास्फोरस और सल्फर में मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। ठीक है, बाकी आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगा, मतलब ऑर्डर क्या मिलना चाहिए। अच्छा एक चीज और, जैसे बोरोन पहले हुआ बेरिलियम से, वैसे ही आप एल्युमिनियम को पहले कर दो मैग्नीशियम से, और सल्फर को पहले कर दो फास्फोरस से। ठीक है, तो ट्रेंड क्या मिलेगा, सोडियम से ज्यादा हो जाएगा बच्चों एल्युमिनियम, इसके बाद होगा मैग्नीशियम, इसके बाद होगा सिलिकॉन, इसके बाद सल्फर, इसके बाद फास्फोरस, इसके बाद क्लोरीन, और उसके बाद होगा आर्गन। कर सकते हो, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना बच्चों, दिस इज अ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करोगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करता है विथ सम इर्रेगुलरिटीज। कहां पे इर्रेगुलरिटीज मिलेगी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के केस में और बेरिलियम बोरोन के केस में।
कर सकते हो? फटाफट इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद हम टॉप टू बॉटम वाला केस डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखो टॉप टू बॉटम के केस में क्या है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग इन साइज, increasing in size with some irregularities, with some irregularities। यहां पर भी आपको थोड़ा बहुत irregularities देखने को मिलेगा, ठीक है? और irregularities जो है ना मोस्टली आपको डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से देखने को मिलेगा, ठीक है? तो यहां पे एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं, irregularities, irregularities is mostly due to the D block contraction, lengthenide contraction and actinide contraction, अब डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, तो हम लोग इसके बारे में प्रॉपर लेक्चर देख चुके हैं, मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है, ठीक है? इसको समझते हैं टॉप टू बॉटम वाले कुछ ग्रुप को लेकर के। जैसे मान लेते हैं सबसे पहला हम लोग ग्रुप नंबर 13 की बात करते हैं। आपको पता है इसे बोरोन फैमिली बोला जाता है, बोरोन फैमिली बोलते हैं। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं बच्चों? जैसे बोरोन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया और हो गया आपका टेलेरियम, ठीक है? तो हम लोग एक बात तो बखूबी जानते हैं कि टॉप टू बॉटम आते हैं तो आपका साइज इंक्रीज करता है, और साइज अगर इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएंगे। यानी करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा बोरोन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद गैलियम, उसके बाद इंडियम और उसके बाद टेलेरियम। ये होना चाहिए था लेकिन ऐसा होता नहीं। कुछ इर्रेगुलरिटीज इस ग्रुप में देखने को मिलेगा आपको। कहां कहां इसमें इर्रेगुलरिटीज होगी? एक इर्रेगुलरिटीज होगी एल्युमिनियम और गैलियम में, एक होगी एल्युमिनियम और गैलियम में। इसमें क्या होगा ना कि गैलियम का ज्यादा हो जाएगा इन कंपेरिजन टू एल्युमिनियम। क्यों ऐसा? ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। एक तो ये होगी। दूसरा जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो होगा इंडियम और टेलेरियम में, इसमें भी प्रॉब्लम होगी। और इसमें क्या प्रॉब्लम होगा? इसमें जो है आपका टेलेरियम का ज्यादा हो जाएगा इन कंपेरिजन टू इंडियम। क्यों ऐसा? ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। रीजन याद रखना, ठीक है? इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो करेक्ट ऑर्डर फिर आपको क्या दिखेगा? बोरोन तो होगा ही होगा ज्यादा, उसके बाद हो जाता है टेलेरियम, उसके बाद गैलियम, उसके बाद एल्युमिनियम और उसके बाद होता है इंडियम। ये आपका करेक्ट ऑर्डर बनता है। तो आप देख सकते हो टेलेरियम ज्यादा हो चुका है इन कंपेरिजन टू इंडियम, ये बात तो सही है, और गैलियम भी ज्यादा हो चुका है इन कंपेरिजन टू एल्युमिनियम, ठीक है? तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग ग्रुप 14 की बात करते हैं, कार्बन फैमिली से हम लोग बोलते हैं। कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, टीन होता है और ये होता है। तो आमतौर पे अगर आप आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड देखते तो ऑर्डर क्या मिलता? कार्बन सबसे ज्यादा, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, उसके बाद टीन और उसके बाद होता ये होता। बट यहां पर टीन और पीबी लेड में, इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। इस वाले केस में क्या होगा ना बच्चों, इस वाले केस में आपको
पीबी का ज्यादा दिखेगा इन कंपेरिजन टू टी, और वही रीजन होगी ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यानी इसका जो ट्रेंड होगा करेक्ट वाला, कार्बन तो ज्यादा है ही, सिलिकॉन होगा, उसके बाद जर्मेनियम होगा, उसके बाद हो जाएगा पीबी, और उसके बाद हो जाएगा एसएन। ये आपका ट्रेंड होगा। तो थोड़ा सा इरेगुलरिटीज तो देखने को मिल रहा है। फिर वहीं पे अगर आप बात करते हो ग्रुप 15 पर, फिर बात करते हो ग्रुप 16 पर, फिर बात करते हो ग्रुप 17 पर, फिर बात करते हो ग्रुप 18 पर, तो ये रेगुलर ट्रेंड रहेंगे आपके। ये कैसा रहेगा बच्चों? रेगुलर ट्रेंड रहेगा। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन ज्यादा, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ऐसा होगा। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। फिर उसी तरीके से ऑक्सीजन फैमिली होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम और पोलोनियम, O-Satipo, है ना। इसके बाद हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटाटीन। ठीक है, तो आप देखो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक तो ग्रुप 13 प्रॉब्लम पे जा रहा है, एक ग्रुप 14 प्रॉब्लम पे जा रहा है। ठीक है, और भी दो ग्रुप है, ग्रुप 1 की बात करते हैं, ग्रुप 2 की बात करते हैं, वहां भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। पहले आप इसको जरा कॉपी करो। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो एक यहां पर हम लोग देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 की। ग्रुप नंबर 1, या आप ग्रुप 1A कह लो, या फिर आप अल्कली मेटल कह लो, अल्कली मेटल कह लो। ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रेंसियम है। आपको पता है फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव होते हैं, फ्रेंसियम आपके रेडियो एक्टिव होते हैं। तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो है ना आपको सीजियम और फ्रेंसियम के केस में देखने को मिलेगा। सीजियम और फ्रेंसियम के केस में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। इन जनरल आपको पता है कि जब आप टॉप टू बॉटम आते तो सर साइज बढ़ता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड में होनी थी लिथियम ज्यादा, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम और उसके बाद फ्रेंसियम, ऐसा होना था। बट ऐसा एक्चुअली में नहीं होता। प्रॉब्लम यहां पर आ जाती है, इस वाले केस में फ्रेंसियम थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है इन कंपेरिजन टू सीजियम, थोड़ा सा ज्यादा स्लाइटली होते हैं, है ना। रीजन वही होता है आपका डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन वाला। तो यहां पे जो करेक्ट ट्रेंड मिलता है लिथियम ज्यादा, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद फ्रेंसियम और उसके बाद होते हैं सीजियम। ये लगभग लगभग आपके एक ही जैसा होंगे। अगर स्लाइटली देखो तो फ्रेंसियम को थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। ये आपका करेक्ट ट्रेंड बनता है। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं ग्रुप सेकंड की बात करते हो, सेकंड या फिर ग्रुप सेकंड ए कह लो या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल कह लो, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? बेटा, मांगे, कार, शराबी बाप, राजी, यही होता है। टॉप टू बॉटम आते साइज बढ़ता, टॉप टू बॉटम से साइज आपका बढ़ता और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाते? कम हो जाते। ठीक है, अच्छा बच्चों अगर मैं साइज का ऑर्डर यहां से पूछूं, साइज का ऑर्डर क्या होगा? बेरिलियम से बड़ा मैग्नीशियम, बेटा, मांगे, कार, शराबी बाप, राजी, ऐसा होता। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की ट्रेंड क्या होनी थी? यहां पर हो जाती बेरिलियम सबसे ज्यादा, उसके बाद होती मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, Sr, Ba और Ra। बट ये आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यहां पर बच्चों Ba और Ra में। रीजन वही होगी डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, है ना, रीजन आपका वही होगा। रीजन आपका वही होगा। इस वाले केस में क्या होंगे? थोड़े से Ra का ज्यादा हो जाएगा इन कंपेरिजन टू Ba ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। Lc कहने का मतलब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो करेक्ट ऑर्डर जो मिलता बेरिलियम ज्यादा होगा ही होगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, Sr,
RA और फिर क्या हो जाएगा BA। ये आपका सही ट्रेंड होगा, कर सकते हो। तो ये कुछ कुछ टॉप टू बॉटम में आपका इररेगुलरिटीज देखने को मिलता है। फटाफट जरा कॉपी करो, उसके बाद हम लोग डी ब्लॉक मेटल्स के अंदर देख लेते हैं किस तरीके से आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैरी करता नजर आता है। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर आप देखते हैं तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, राइट साइज डिक्रीजेस, हेंस आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस विथ इर्रेगुलरिटीज, इर्रेगुलरिटीज। यहां पर भी वही चीज होगा। और अगर आप बात करते हैं टॉप टू बॉटम पर, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, हेंस आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस विथ इर्रेगुलरिटीज, इर्रेगुलरिटीज। अच्छा, यहां पे इर्रेगुलरिटीज क्यों होगी? ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट है TS1, ट्रांजिशन सीरीज नंबर 1 स्कैंडियम से स्टार्ट हो गया बच्चे, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, और जाता कहां तक है पूरा ही मैं लिख देता हूं। ठीक है, क्रोमियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, 21 से लेकर के 30 तक। ठीक है, तो आपको याद होगा कि स्कैंडियम से लेकर के अगर आप बात करते हैं मैंगनीज तक, तो साइज आपका क्या होता है बच्चों? डिक्रीज करता है। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? क्योंकि सर यहां पे Z इफेक्टिव डोमिनेट कर जाता है इन कंपेरिजन टू शील्डिंग इफेक्ट। लास्ट लेक्चर पे पढ़ा रखा हूं मैं। और कॉपर और जिंक के केस में, कॉपर और जिंक के केस में साइज आपका क्या होता है बच्चों? इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि सर यहां पे शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है इन कंपेरिजन टू Z इफेक्ट। और इस वाले केस में आपका साइज तीनों में सिमिलर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट और Z इफेक्टिव का पावर दोनों सेम होता था, सिमिलर होता था। मतलब साइज आपका इस तरीके से डिक्रीज करते थे, फिर यहां पर साइज आपका क्या रहता था? रिमेन सेम रहता था, और उसके बाद साइज आपके क्या होते थे? इंक्रीज होते थे। ये तो साइज की ट्रेंड होगी। ठीक है, इसके बाद अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की ट्रेंड देखते हो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी साइज से तो ठीक उल्टा होता है ना। मतलब यहां से यहां तक साइज आपका कम हो रहा है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ना चाहिए। मतलब स्कैंडियम से ज्यादा हो गया टिटेनियम, इसके बाद वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज। ठीक है, आयरन के केस में देखो तो लगभग सिमिलर होगा कोबाल्ट से और लगभग सिमिलर होगा निकेल से। ठीक है, और कॉपर का ज्यादा होगा और जिंक का तो सबसे ज्यादा होगा। क्यों ऐसा होता है देखना ध्यान से। कॉपर और जिंक के केस में आप देखते हो, कॉपर और जिंक के केस में तो कॉपर की एटॉमिक नंबर 29 और जिंक है आपके पास 30। कॉन्फ़िगरेशन अगर आप कॉपर का करोगे बच्चों तो आर्गन 3d10 और 4s1 होगा, जबकि जिंक के केस में क्या होगा? आर्गन 3d10 और 4s2। तो आप देखो d ऑर्बिटल यहां भी फुल फिल्ड है, s ऑर्बिटल भी फुल फिल्ड है। यहां पे d ऑर्बिटल तो फुल फिल्ड है लेकिन s ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। मतलब यहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो आपका फुल फिल्ड है, फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और आपको पता है कि फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। इसलिए कॉपर से आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिंक का क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, ड्यू टू स्टेबल फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन।
कर सकते हो। तो ये तो हो गई आपकी लेफ्ट टू राइट की कॉन्सेप्ट। फटाफट इसको जरा कॉपी करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग टॉप टू बॉटम वाला केस भी देखेंगे डी ब्लॉक में, है ना। चलो बच्चों आगे बात करते हैं। तो टॉप टू बॉटम में केस के समझने के लिए TS1 ट्रांजिशन सीरीज नंबर 1 स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम से लेकर के हम लोग डिस्कस कर लेंगे कहां तक बच्चों, जिंक तक। ठीक है, ये ट्रांजिशन सीरीज नंबर 1 हो गए। फिर ट्रांजिशन सीरीज नंबर 2 पे देखते हैं। इट्रियम, जर्कोनियम, NB, MO से ये कहां तक इंड करता है बच्चों, कैडमियम तक करता है। इसके बाद ट्रांजिशन सीरीज नंबर 3 पर आते हैं। तो यहां पर आता है लैंथनम, उसके बाद HF, ला हफ्ता, वर्ना, रियोस, इधर पिटाई और होगी। एंड कहां पे करेगा, Hg पे करेगा। फिर आप चाहें तो TS नंबर 4 भी चल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास एक्टिनम, ये हो गया RF रदरफोर्डियम, फिर आपका हो जाएगा यहां पे DB, फिर हो गया SG। इस तरीके से हम लोग कहां तक पहुंचेंगे, UUB तक पहुंचेंगे। आप देख सकते हो, है ना। आपको याद रखने का तरीका भी बता दिया हूं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कैसे याद रखते हैं, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानो। और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के लिए यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट, राह में पड़े आग में कुछ जा। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लिए ला हफ्ता, वरना, रियोस, इधर पिटाई और होगी। ठीक है, हम लोग समझने के लिए कुछ इस तरीके से एलिमेंट को अरेंज कर दिए। अगर बात करते हैं स्कैंडियम से लेकर के एक्टिनम तक, सबसे पहली बात लैंथनम के बाद लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन होती है, लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन होती है। और एक्टिनम के बाद एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होती है। और ये भी मैं आपको बता रखा हूं कि लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन लैंथनम के लिए काम नहीं करता है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनम के लिए काम नहीं करता है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं एक तरफ मैं साइज आपको दिखाऊं, और दूसरी तरफ मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी को दिखाऊं। सबसे पहले इस वाले ग्रुप की बात करते हैं। तो टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो साइज आपका बढ़ेगा ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल। तो स्कैंडियम से ज्यादा साइज होगा इट्रियम, उसके बाद होगा लैंथनम और उसके बाद होगा एक्टिनम। ठीक, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा, स्कैंडियम सबसे ज्यादा, उसके बाद इट्रियम, उसके बाद लैंथनम और उसके बाद एक्टिनम। कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, क्लियर। लेकिन अगर जैसे अगले वाले ग्रुप पर आते हो तो साइज की बात आप करते हो तो टिटेनियम से बड़ा जर्कोनियम होता तो है, लेकिन जर्कोनियम और हफमेनियम लगभग सिमिलर होता है ड्यू टू लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और हफमेनियम और रदरफोर्डियम भी लगभग सिमिलर होता है ड्यू टू एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी देखना ध्यान से, यहां पे साइज डिक्रीज करता हुआ नजर आया, इंक्रीज करता हुआ नजर आया, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा यहां पर। ठीक है, इसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा आपका। सिमिलर कहने का मतलब है कि साइज सिमिलर है लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी स्लाइटली आपको बढ़ेगा। हफमेनियम का थोड़ा ज्यादा दिखेगा और रदरफोर्डियम का भी थोड़ा ज्यादा दिखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर काम कर रहा है बाबू लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यहां पे काम कर रहा है लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और यहां से काम कर रहा है आपका एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एसी बोले तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एलसी बोले तो लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। उसी तरीके से अगर आप इस वाले ग्रुप की बात करते हो तो वेनेडियम से बड़ा साइज होगा एनबी का, लेकिन एनबी और टीए साइज में सिमिलर होगा ड्यू टू लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आयनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे, वेनेडियम हो जाएगा सबसे ज्यादा, साइज आपका बढ़ रहा है नियोबियम में ना, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, एनबी का कम हो गया, और एनबी और टीए में स्लाइटली आपको दिखेगा ज्यादा ड्यू टू लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है,
फिर उसी तरीके से आप इस वाले ग्रुप की बात कर सकते हैं, इस वाले ग्रुप की बात कर सकते हैं। मतलब जिंक से बड़ा साइज तो होगा आपका कैडमियम का, और कैडमियम और मरकरी की साइज लगभग क्या होगी, सिमिलर होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी ठीक रिवर्स हो जाएगा, मतलब जिंक की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, उसके बाद कैडमियम की, और कैडमियम से स्लाइटली ज्यादा होगा किसका, मरकरी का, ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपका टॉप टू बॉटम ऑन डी ब्लॉक। कर सकते हो, ध्यान से देख लेना। यहां पर इस वाले केस में लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होंगे यहां पर, और यहां पर क्या होगी, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो प्रॉब्लम एक्टिनाइट की वजह से और लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रही है। ठीक है, तो इसको फटाफट कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहला एप्लीकेशन आता है मेटालिक कैरेक्टर। आपको पता है मेटल क्या होता है, मेटल हम लोग उसे बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। और नॉन मेटल हम लोग किसे कहते हैं, नॉन मेटल किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेटल, जनरल के केस में, है ना। अब देखना जरा, अगर मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक एटम है और ये हमारे पास है दूसरा एटम, या फिर मेटल भी आप कह सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है और यहां पर है बच्चों इलेक्ट्रॉन, यहां पर है आपका न्यूक्लियस और यहां पर है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जाहिर सी बात है कि यहां पे साइज आपको क्या दिख रहा है, लेस, और यहां पे साइज आपको क्या दिख रहा है, मोर दिख रहा है। अब देखो साइज अगर लेस है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर साइज बड़ा है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, आपका कम होगा। तो यहां पे अट्रैक्शन आपको क्या मिलेगा, साइज कम है ना तो अट्रैक्शन क्या मिलेगा, मोर। इस साइज छोटा होगा, अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका। और यहां पर अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, आपके कम हो जाएंगे, अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। अब आप यहां पे कुछ एनर्जी सप्लाई किए ताकि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, और यहां पे भी आप कुछ एनर्जी सप्लाई किए ताकि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। अब चूंकि यहां पर अट्रैक्शन कमजोर है तो भाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ये वाला एनर्जी आपने कम दिया और आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल गया। यहां पे स्ट्रांग है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो आपको ये एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। मतलब यहां पर हो जाएगा मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और यहां पर क्या होगा, लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, अब देखना जरा, यहां पर लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर निकलेगा, क्योंकि सर अट्रैक्शन कम है ना, अट्रैक्शन कम है तो हल्का भी एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन इजिली रिलीज, इलेक्ट्रॉन इजिली रिलीज। अब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकला, मतलब आप इसको बेस्ट मेटल कह सकते हैं। भाई जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए उतना जल्दी वो मेटल बन जाएगा ना। मतलब आप देखें आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर कम होता है तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आप क्या कह सकते हैं यहां से कि जो मेटालिक कैरेक्टर है ना बच्चों, मेटालिक कैरेक्टर, दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर ज्यादा होता है तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या कमजोर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, कम। एमसी कहने का मतलब मेटालिक कैरेक्टर, और अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा हो जाएगा। अगर मान लेते हैं लेफ्ट टू राइट सोचो और टॉप टू बॉटम सोचो, ये हो गया अलोंग द पीरियड और ये हो गया बच्चों अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप। ठीक है, तो आपको एक बात पता है कि लेफ्ट टू राइट में साइज आपका डिक्रीज होता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज,
और आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज मतलब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज। तो लेफ्ट टू राइट जाने के बाद मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज आपका क्या होता है, इंक्रीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, डिक्रीज, मतलब मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो टॉप टू बॉटम पर, टॉप टू बॉटम पर मेटालिक कैरेक्टर आपका बढ़ता नजर आएगा, और लेफ्ट टू राइट पर, लेफ्ट टू राइट पर मेटालिक कैरेक्टर आपको कम होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये पहला एप्लीकेशन है मेटालिक कैरेक्टर चेक करने के लिए। ठीक है, फटाफट कॉपी करें, उसके बाद अगले हम लोग एप्लीकेशन की बात करते हैं। ठीक ना। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को डिस्कस करना है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग एजेंट की भी बात आप करते हैं तो वो भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन रिमूव होने पर। ठीक है, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर ये भी डिपेंड करेगा। कैसे, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब ये कि अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा तो भाई इलेक्ट्रॉन लेट से निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन लेट से निकलेगा तो उसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर कम हो जाएगी, मतलब रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होंगे, यहां पे कम होंगे। और वहीं पे अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो जाएगा, वहां पे ज्यादा हो जाएगा। अगर आप बात करते हो लिथियम की, तो लिथियम इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। एक तो ये वाला पॉइंट को जो है आप माइंड में बना के थोड़ा सा रखना। इसके बाद अगर आप लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम भी समझ लेते हो, यहां से मान लेते हैं कि ये हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं और ये आप मूव कर रहे हो टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट में सबसे पहले आपका साइज डिक्रीज करता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करता है, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। वहीं पर टॉप टू बॉटम की बात करते हैं तो साइज आपका इंक्रीज करता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी डिक्रीज करती है, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज करेगा। यानी कि लेफ्ट टू राइट पर, लेफ्ट टू राइट पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज। ठीक है, और टॉप टू बॉटम पर, टॉप टू बॉटम पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होंगी, इंक्रीज करेंगे। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट और आप यहां पे नोट लगा के देख लेना। रिड्यूसिंग कैरेक्टर पता करने का और भी तरीके होते हैं। एक तो तरीका आपको पता चल गया कि आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला है, और भी तरीके होते हैं। अगर मैं दिखाऊं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर कैन बी डिटरमाइंड बाई, कैसे कैसे पता कर सकते हैं? एक तो आप पता कर सकते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के माध्यम से, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के माध्यम से एक तो ये पता हो सकता है, देख सकते हो कैसे। दूसरा, हाइड्रेशन एंथैल्पी के माध्यम से भी पता कर सकते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी से भी आप पता कर सकते हैं। और तीसरा, सब्लिमेशन एनर्जी से भी आप पता कर सकते हैं, सब्लिमेशन एंथैल्पी से भी आप पता कर सकते हैं, है ना। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी के माध्यम से कैसे रिड्यूसिंग कैरेक्टर पता करेंगे, सब्लिमेशन से कैसे पता करेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा जब आपको रेडॉक्स रिएक्शन की चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप इतना माइंड में रखें, इसको जरा कॉपी करें, उसके बाद फिर हम लोग और भी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है,
चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। आप मेटल की रिएक्टिविटी भी आप यहां से पता कर सकते हैं। अच्छा, रिएक्टिविटी क्या होता है? रिएक्टिविटी क्या होता है भाई? वैसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकालेंगे वो किसी स्पीसीज से जल्दी रिएक्ट करेंगे। मतलब जो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल गया वो इलेक्ट्रॉन जल्दी रिएक्शन में भाग ले लेगा। मतलब वैसा मेटल जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी निकालता है वो मेटल जल्दी किसी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवा लेगा। मतलब ये है कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल भी जो है ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड करेगा। आप इसको ऐसे करके देख सकते हैं कि अगर मान लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ROM कहने का मतलब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। मतलब ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होगा आपका? कम होगा। भाई क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन लेट से निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन लेट से निकलेगा तो रिएक्शन भी लेट से करेगा, है ना। उसी का रिवर्स कर लें कि अगर मान लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होगा आपका? ज्यादा होगा। हाँ, अगर मान लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है बच्चों, ठीक ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज, इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा। भाई थोड़ा ही एनर्जी दिए आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। अब इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर निकल गया मतलब जल्दी रिएक्शन भी करेगा, रिएक्शन जल्दी करेगा मतलब ये मोर रिएक्टिव हो गए। ये क्या हो गया आपके पास? मोर रिएक्टिव हो गए, मोर रिएक्टिव मेटल। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल के तहत कंसीडर किया जाए, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास लिथियम है ना, फिर आपके पास सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इसकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप साइज की ट्रेंड बात करते हो तो टॉप टू बॉटम साइज आपका इंक्रीज करता है। मतलब लिथियम से बड़ा हो जाएगा यहाँ पे सोडियम, इससे बड़ा हो जाएगा पोटेशियम, इससे बड़ा होगा रुबिडियम और इससे बड़ा होगा सीजियम। ठीक है, तो अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर आप देखते हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ठीक इसका रिवर्स होता है। मतलब लिथियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम और उसके बाद होगी सीजियम। मैं फ्रांसियम को कंसीडर नहीं किया हूं। ठीक है, फिर अगर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल देखते हो ROM तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होने का मतलब है कि रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम। मतलब लिथियम के पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है तो रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। इसके बाद होगा सोडियम ज्यादा रिएक्टिव, इसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम और उसके बाद क्या होगा? सीजियम। मतलब सीजियम ज्यादा रिएक्टिव अल्कली मेटल है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप रिएक्टिविटी को पता कर सकते हैं। फिर एक और एप्लीकेशन है बॉन्ड टाइप। आयोनाइजेशन एंथैल्पी आल्सो प्रोवाइड्स एन आइडिया अबाउट द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बाय द एलिमेंट्स। इसके बारे में डिटेल में हम लोग कॉन्सेप्ट इकट्ठा करेंगे जब केमिकल बॉन्डिंग की चैप्टर चलेगी। ठीक है, फिलहाल आप इतने पॉइंट को कवर करें, इसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन नीट 2019 से क्वेश्चन कह रहे हैं कि फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपके पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है। ठीक है, सबसे पहले आपको बताया था कि बोरोन पीछे आएगा, बेरिलियम आगे जाएगा, ऑक्सीजन पीछे आएगा, नाइट्रोजन आगे जाएगा। ये मैं बता दिया हूं। मतलब लिथियम से ज्यादा हो जाएगा बोरोन, इससे ज्यादा होगा बेरिलियम, इससे ज्यादा होगा कार्बन, इससे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फ्लोरीन और फिर क्या होगा? नियोन होगा। करेक्ट ऑर्डर देख लो कहां पर दिखने वाला है। लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियोन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑर्डर है। अगला क्वेश्चन है पीएमटी 2007 से। क्वेश्चन कह रहे हैं कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एन एटम हैज द लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो
आयनाइजेशन एंथैल्पी कम करने का मतलब क्या है कि वहां पे साइज क्या दिखना चाहिए, आपका ज्यादा दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। अब देखो यहां पर टोटल अगर आप काउंट करते हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पर आपके पास टोटल 2 सेल है, यहां पर आपके पास टोटल 3 सेल है, आप देख सकते हो 3 तक गया हुआ। फिर यहां पर भी आपके पास 2 सेल है और यहां पर भी आपके पास 2 सेल है। आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम कहां पर होगी, जहां पे साइज ज्यादा होगा। तो साइज ज्यादा आपका ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। तो इस वाले केस में साइज ज्यादा दिख रहा है, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। कर सकते हो। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फटाफट कॉपी करें, उसके बाद फिर आगे कुछ और क्वेश्चंस है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, पीएमटी 2001, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। आईपी कहने का मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट्स बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। देखो बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। आपको याद है इससे पहले लिथियम भी होता है और इसके बाद फ्लोरीन भी होता है और फिर नियोन भी होता है, यानी लेफ्ट टू राइट की बात आप कर रहे हो। तो कैसे होता है, बोरोन पीछे जाता है, ऑक्सीजन भी पीछे जाता है। करेक्ट ऑर्डर क्या दिखेगा यहां पे, बोरोन से ज्यादा बेरिलियम, इससे ज्यादा कार्बन, इससे ज्यादा ऑक्सीजन और इसके बाद नाइट्रोजन। करेक्ट ऑर्डर चेक कर लो कौन सा है, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएमटी 1998 पर, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम एंड बोरोन रिस्पेक्टिवली। आपके पास एक है बेरिलियम और एक है बोरोन। बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 2s2 होती है, बोरोन पर 1s2, 2s2 और 2p1 होती है। आपको पता है यहां पे सिर्फ s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, मतलब मोर पेनिट्रेशन पावर, मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट, और पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होने से आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, यानी कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा मिलेगी इन कंपेरिजन टू बोरोन। अब चारों ऑप्शन में चेक करो, बेरिलियम यानी ज्यादा होगा 9.32, सबसे ज्यादा वैल्यू यहीं पर है, और कम वैल्यू कौन सा है 8.29, 8.29। ये ट्रेंड देख लो कहां पर है, तो 9 हो गए 32 और 8.29, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। कर सकते हो, देखो ये वैल्यू बड़ा है ना, इससे सिंपल हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया गया है कि द एलिमेंट हैविंग ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर सोचो पहले। कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2 ये मिलेगी। ठीक है। स्कैंडियम की क्या मिलेगी, स्कैंडियम की 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर होगी 4s2 और ये होगी 3d1। पोटेशियम की क्या होगी, पोटेशियम की क्या होगी, तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां पे पोटेशियम का होना चाहिए, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव करते हैं तो 4s1 आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो ना तो यहां पे 4s1 आएगा, इस जगह पे 4s1 आएगा, तो ये तो कम आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गए। फिर यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो यहां भी 4s1 आ जाएगा, यहां पर भी वही चीज हो जाएगा। फिर अगर आप यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो यहां से, तो क्या मिल जाएगा 1s2, 2s2 और 2p6। ये तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा ना, क्या मिलेगा बच्चों, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा थोड़ा सा और यहां पे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप कह लो यहां पे मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी और यहां पर क्या हो जाएगी, लेस। अब ये फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकंड, तो यहां पे ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, पोटेशियम। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल चुका है, तो स्टेबल ज्यादा हो गया ना ये,
तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा मिलेगी और यहाँ पे कम, तो डिफरेंसेस तो ज्यादा देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से चेक करते हैं। कॉपी करो, फिर और भी कुछ क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखेंगे फटाफट। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कैल्शियम, बेरियम, सल्फर, सेलेनियम और आर्गन। ठीक है, सबसे पहले कैल्शियम तो ग्रुप 2 का मेंबर है, कैल्शियम और बेरियम ये ग्रुप 2 का मेंबर है। फिर सल्फर और सिलेनियम ये तो ग्रुप 16 का मेंबर है, सल्फर हो गया और सिलेनियम हो गया। और ग्रुप 18 का मेंबर है आपका आर्गन, और आर्गन तो इनर्ट गैस है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी तो सबसे ज्यादा तो आर्गन की आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसमें चेक करते हो, इसमें तो साइज का ट्रेंड क्या होगा, यहां पे साइज में देखेंगे तो सिलेनियम बड़ा हो जाएगा सल्फर से, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, सल्फर ज्यादा हो जाएगा सिलेनियम से। फिर इस वाले केस में भी देख लो, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इस वाले केस में क्या मिल जाएगी, कैल्शियम का ज्यादा हो जाएगा इन कंपेरिजन टू बेरियम। ठीक है, तो आर्गन तो सबसे ज्यादा हो गया। और लेफ्ट टू राइट आप मूव कर रहे हो ऐसे, तो लेफ्ट टू राइट में आपकी जो है साइज डिक्रीज करती है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। मतलब ग्रुप 2 से ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 16 की होगी, और 16 में भी सल्फर के पास सबसे ज्यादा, उसके बाद हो गया सिलेनियम, उसके बाद यहां पे चेक करना होगा, है ना। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कैल्शियम का ज्यादा हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा बेरियम का। सही ट्रेंड देख लो, बेरियम, कैल्शियम, सिलेनियम, सल्फर और आर्गन। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो कितना आसानी से निकल गया। आगे बात करते हैं द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल यहां पे करेक्ट ट्रेंड क्या होती है, लिथियम ज्यादा होती है, उसके बाद सोडियम और उसके बाद पोटेशियम। क्या ट्रेंड सही है, नहीं। आगे बढ़ो, यहां पे क्या होगी, बेरिलियम सबसे ज्यादा, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, ये तो सही है आपका। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के सबसे कम हो ही नहीं सकता, नाइट्रोजन ज्यादा होगी यहां पे, उसके बाद कार्बन होगी, उसके बाद बोरोन होगी, ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये भी नहीं हो सकता। फिर यहां पे आ जाओ, तो कार्बन, यहां पे तो कार्बन ज्यादा होगा, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, ये ट्रेंड सही है, यानी ये गलत। ऑप्शन नंबर बी सही है। कर सकते हो, इसको कॉपी करें। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट्स whose electronic configuration are given below, the out having the highest ionization enthalpy। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा कहां पर है, यहां पर आपका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, और यहां भी आपका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी स्टेबल है। ठीक है, बट इन दोनों में अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पे साइज आपका क्या हो चुका है, ज्यादा, भाई 4 नंबर तक सेल चले गए ना, और यहां पे साइज आपकी क्या हो चुकी है, कम। और आपको पता है कि साइज कम होने से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, ज्यादा। ठीक है, तो अगर इन दोनों की बात आप करते हो, इन दोनों में भी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है बी का ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू डी। क्यों, क्योंकि सर यहां पे हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी हो चुके हैं और साइज भी आपका कम है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फटाफट इसको कॉपी करो, उसके बाद सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे पता करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है ना। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है हम लोग सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी पता करने का तरीका देख लेते हैं। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी,
आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे चेक करते हैं? इसको चेक करने का तरीके को समझने के लिए हम लोग पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट को देख लेते हैं। पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, पहले कॉन्फ़िगरेशन सारे का करो आप। 1s2 2s1, यहां पर क्या होगा 1s2 और 2s2, फिर क्या होगा 1s2 2s2 और 2p1, फिर क्या होगा 1s2 2s2 और 2p2, फिर क्या होगा 1s2 2s2 और 2p3, फिर क्या होगा 1s2 2s2 और 2p4, फिर क्या होगा 1s2 2s2 और 2p5, और फिर क्या होगा 1s2 2s2 और 2p6 होगा। अब यहीं पे आप फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पता करोगे। कैसे? सबसे पहले देखो, बोरोन तो पीछे चला जाएगा बेरिलियम से, बेरिलियम के पास पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, और ऑक्सीजन पीछे आ जाएगा नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन ज्यादा क्यों? क्योंकि यहां पे हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। पहली प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था, और दूसरा प्रॉब्लम यहां देखने को मिलेगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, यहां पे देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या मिलेगा बच्चों? लिथियम तो सबसे कम हो जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा बोरोन, इसके बाद होगा बेरिलियम, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा कार्बन, फिर हो जाएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, और फिर क्या होगा नियोन। अब सेकेंड कैसे पता करोगे? तो सेकेंड पता चलेगा जब यहां से आप एक एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दोगे। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव कर दे तो क्या रह जाएगा 1s2 रह जाएगा। यहां से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं तो क्या रह जाएगा 1s2 2s1 रह जाएगा। फिर यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करते हैं, क्या रह जाएगा 1s2 2s2 रह जाएगा। फिर यहां से भी अगर आप रिमूव करते हैं, यहां से भी रिमूव करते हैं तो क्या रह जाएगा 1s2 2s2 और 2p1 रह जाएगा। फिर यहां से अगर आप रिमूव करते हैं, यहां से भी रिमूव करते हो तो 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगी, होगी ना। फिर यहां से भी अगर आप रिमूव करते हो ऑक्सीजन से तो क्या मिल जाएगी 1s2 2s2 और 2p3। फिर यहां से अगर आप रिमूव करते हो, यहां से रिमूव करते हो तो 1s2 2s2 और 2p4 हो जाएगी। फिर यहां से अगर आप रिमूव करते हो यहां से तो क्या होगी 1s2 2s2 और 2p5 होगी, होगा। अब देखें जरा, सबसे पहले ये वाला तो पीछे जाएगी, ठीक है। अब देखना जरा, ये फुल है और ये वाला भी पीछे भेजो। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ये हाफ है और ये ऐसा है तो इस वाले को पीछे भेजो, हाफ वाला ज्यादा चला जाएगा आगे, ठीक है। अब आप सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड पता करो। सबसे पहले कौन हो गया बेरिलियम, इसके बाद कौन होगा लिथियम, ठीक है। इसके बाद कौन हो जाएगा कार्बन, इसके बाद क्या होगा बोरोन, हो गया। फिर आ गया कौन सा नाइट्रोजन, और फिर कौन सा हो जाएगा बच्चों तो फ्लोरीन, उसके बाद होगा ऑक्सीजन और उसके बाद होगा नियोन, ठीक है। एक चीज नोटिस किए, जैसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो है ना ये वाला मिला आपको, तो इसके आगे वाले को पीछे भेज देंगे। जैसे यहां पे देखो ये ज्यादा अच्छा दिख रहा था, मोर पेनिट्रेशन पावर थी, यहां कम थी तो इसको पीछे भेज दिए, इसको आगे कर दिए। यहां भी वही सेम सिचुएशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकाल सकते हैं, क्लियर ना। इसी तरीके से आप चाहो तो सेकेंड पीरियड का हम लोग देख चुके हैं, थर्ड पीरियड का भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फटाफट इसको कॉपी करो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया गया है कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स सोडियम
मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन आर रिस्पेक्टिवली, सोडियम है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है और बीच में एल्युमिनियम भी होगा। इसका दिया गया 496, मैग्नीशियम का दिया गया 737, इसके बाद दिया गया सिलिकॉन का 786, ये दिया गया है किलो जूल पर मोल। प्रिडिक्ट वेदर द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू फॉर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का कितना होगा ये आपको पता करना है। विल बी मोर क्लोजर टू 575 और 760, ये जो एल्युमिनियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो 575 के ज्यादा क्लोज होगा या 760 के ज्यादा क्लोज होगा। जस्टिफाई योर आंसर। सबसे पहले अगर आप बात करते हो कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे, तो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। यहां पे क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। यहां पर क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। यहां पर क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। ऐसा होगा ना। अब देखो जरा, एल्युमिनियम तो पीछे आ जाएगा क्योंकि यहां पे स्टेबल हो चुका है, देख सकते हो, है ना। तो जो आपका ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर, सोडियम तो सबसे कम होगा ही होगा, इसके बाद कौन सा हो जाएगा, एल्युमिनियम, इसके बाद कौन सा होगा, मैग्नीशियम, और इसके बाद कौन सा होगा, तो सिलिकॉन। ठीक है। अब सोडियम का कितना हो चुका है, 496, और मैग्नीशियम का कितना हो चुका है, 737। ठीक है। तो आप जरा सोच करके देखो, एल्युमिनियम जो होगा आपका वो 496 से तो बड़ा होगा, लेकिन 737 से क्या होगा, तो आपका छोटा होगा। तो अब बताओ, 496 से बड़ा और 737 से छोटा 575 है या 760 है, कौन सा दिख रहा है, 496 से बड़ा 575 है और 737 से छोटा 575 है, 760 तो नहीं है। मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्युमिनियम मोर क्लोजर टू 575, इस तरीके से। ठीक है। तो हम लोग पूरा डिटेल में आयनाइजेशन एंथैल्पी को बच्चों समझ चुके हैं, इसको फटाफट आप कॉपी कर लो। चलो बच्चों, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आई है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड तक तो जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। और आयनाइजेशन एंथैल्पी की तमाम कॉन्सेप्ट को मैंने आज आपको समझा दिया है, इसको फटाफट कवर कर लेना, इसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।